नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो मोहित की पाठशाला। ये हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ संकेत, कुछ विराम चिन्ह और उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है विराम चिन्ह और उनका प्रयोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का विषय। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो आज का विषय है वो है विराम चिन्ह और उनका प्रयोग। तो हिंदी भाषा में हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण संकेत होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं जिनका उपयोग हम लोग अपनी हिंदी भाषा में करते हैं जब हम लोग कोई निबंध लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं या जब हम लोग कोई अपना होमवर्क करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चिन्ह है, साइंस है जिनका हम लोग उपयोग करते हैं। अब वो साइंस कौन कौन से है और उनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो आइए इनको जानते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने 10 महत्वपूर्ण विराम चिन्ह लिखे हैं। पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। तो पहला हमारे पास पूर्ण विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा है अल्प विराम, चौथा है योजक चिन्ह, पांचवा है प्रश्न चिन्ह, छठा है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, सातवां है उदाहरण चिन्ह, आठवां है कोष्टक चिन्ह, नौवां है विवरण चिन्ह और 10वां है संबोधन चिन्ह। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 10 विराम चिन्ह है। अब हम बारी बारी से इन सभी विराम चिन्ह के बारे में गहनता पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो हमारा विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। तो जो पूर्ण विराम होता है उसका जो चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है, एक लाइन। ठीक है, एक लाइन। अब ये लाइन हम लोग कब लगाते हैं? जब कोई हमारा जो वाक्य है, जो हमारा सेंटेंस है, जब वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तब हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम का अर्थ होता है कि जो वाक्य है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, जैसे उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था, पूर्ण विराम। वो घर जा चुका था, पूर्ण विराम। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि जो वाक्य है वो समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वहां पे हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है कि जब हमारा वाक्य वो समाप्त हो चुका है वहां पे हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, तो पहला जो विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा विराम चिन्ह है वो है अर्ध विराम। अब ये अर्ध विराम क्या है? अब जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, देखो, पूर्ण मतलब पूरा, अर्ध विराम मतलब आधा विराम। ठीक है, मतलब पूर्ण विराम था कि जब वाक्य हमारा पूरा समाप्त हो चुका है तो हमने वहां पे पूर्ण विराम लगाया। अब अर्ध विराम का मतलब है जैसे हमारे लंबे लंबे वाक्य होते हैं ना, जो एकदम से समाप्त नहीं हो रहे होते हैं, तो हम लोग उसमें रुक रुक के थोड़ा पॉज लेते हैं। ठीक है, हम थोड़ा रुकते हैं फिर उसको दोबारा से पढ़ते हैं। तो जब हम लोग रुकते हैं थोड़े समय के लिए तो वहां तो हम लोग अल्प विराम लगाते हैं। अल्प विराम हमारा क्या होता है, जिसे हम कॉमा कहते हैं। बट कई वाक्य ऐसे जहां पे हमें उस अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय के लिए रुकना पड़ता है। अब कॉमा के लिए हम लोग तो मान लो हमने 2 या 3 सेकंड का पॉज लिया, ठीक है, बट अगर हमें 5 या 6 सेकंड का पॉज लेना पड़े तो वहां पे हम लोग अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ओके, अब ये अर्ध विराम दिखने में कैसा होता है? अर्ध विराम दिखने में इस तरह का होता है, एक यहाँ पे डॉट होता है, एक बिंदी होती है और नीचे वो इस तरह से टेढ़ी लाइन होती है। ठीक है, इसको हम लोग अर्ध विराम कहते हैं। जो अर्ध विराम है उसमें जब हम लोग रुकते हैं तो वो हम लोग अल्प विराम यानी कॉमा से अधिक रुकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक उदाहरण दिया है कि आजकल शिक्षा का उद्देश्य नौकरी बनकर रह गया है। अब मैं रुका थोड़ी देर, मैंने पॉज लिया, ठीक है, इसलिए उसका वास्तविक महत्व जाता रहा है। तो इस तरह के कई वाक्य होंगे जहां पे हम लोग अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ओके, अब अगला जो हमारा विराम चिन्ह है वो है हमारे पास अल्प विराम। अल्प विराम जिसे हम लोग कॉमा कहते हैं। अब जैसा मैं आपको पहले अभी बता चुका हूं कि अल्प विराम का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, जब हमें किसी वाक्य में या जब हम लोग किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा जब रुकना पड़ता है। ओके, थोड़ा बड़ा वाक्य है, ठीक है, या हमें जो बहुत सारे वस्तुएं या बहुत सारे नाम है वो एक साथ पढ़ने होते हैं, वहां पे हम थोड़ा थोड़ा पॉज लेते हैं, थोड़ा थोड़ा रुकते हैं।
तो जब हम लोग रुकते हैं तो वहां पे जो विराम चिन्ह प्रयोग करते हैं वो होता है अल्प विराम, जिसे हम लोग कॉमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि हमें जैसे 5 नाम लेने हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। ठीक है, तो इन पांचों नामों को लेने के लिए मुझे थोड़ा थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा। अब हम एकदम से तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा रुक के बोलेंगे। जैसे युधिष्ठिर कॉमा लगा, अर्जुन कॉमा लगा, भीम कॉमा लगा, नकुल, फिर और सहदेव। ठीक है, इस तरह से अगर हमें बहुत सारी जो वस्तुएं हैं या कोई नाम है या स्थान है उनके बारे में हमें एक साथ बताना हो तो वहां पे हम लोग थोड़ा पॉज लेते हैं, थोड़ा रुकते हैं, और वहां पे हम लोग अल्प विराम यानी कॉमा का यूज करते हैं। सिंपल। अगला जो हमारा विराम चिन्ह है वो है योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह जिसे हम लोग इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। ठीक है, हाइफन। अब योजक चिन्ह दिखने में कैसा होता है? ये जो हमारा माइनस का साइन होता है, घटाने का साइन होता है, उस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, अब जो ये योजक चिन्ह है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और ये होता क्या है? जो योजक चिन्ह होता है वो दो शब्दों को जोड़ता है। क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए माता पिता, तो माता पिता को हम लोग साथ तो नहीं लिख सकते एकदम से कि माता पिता, बीच में हम लोग योजक चिन्ह जो हमारा हाइफन होता है उसका यूज करते हैं। तो माता पिता बीच में आता है डैश। ठीक है, जो ये साइन होता है। ओके, तो माता पिता, यहाँ दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनके बीच में हम लोग हाइफन जिसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं। अब इसका जो सामान्यतः जो प्रयोग किया जाता है वो समस्त पदों में किया जाता है। इसकी बात हम लोग समास वाले वीडियो में भी कर चुके हैं। ठीक है, जैसे आकाश पाताल, तो आकाश पाताल हम साथ नहीं लिख सकते, बीच में हम लोग योजक चिन्ह यानी हाइफन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गली गली, गांव गांव, इस तरह से। ओके, तो ये था हमारा चौथा विराम चिन्ह जो था योजक चिन्ह। ओके, अगला जो हमारा विराम चिन्ह है वो है प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये सबसे आसान है, इसमें कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, भूलने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है कि जब किसी ने प्रश्न पूछा है तो लास्ट में हमने ये प्रश्न चिन्ह लगाना है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह इस तरह का होता है जैसे हमारी एक दराटी होती है, ठीक है, जिससे हम लोग घास काटते हैं। ठीक है, उस तरह का ये साइन होता है। ओके, तो प्रश्न चिन्ह, जब किसी ने कोई प्रश्न पूछा तुम ये क्या कर रहे हो, तो तुम ये क्या कर रहे हो और लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम कल दिल्ली जाओगे, क्या तुमने पेपर की तैयारी कर ली। तो जब कोई प्रश्न पूछता है तो वहां पे हम लोग प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे आसान है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अब विस्मय आदि बोधक चिन्ह क्या होता है? जब हम लोग अपने भाव प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो खुशी का भाव हो चाहे दुख हो, ठीक है, जो भी हम लोग अपने जो इमोशन है, जो फीलिंग है वो शो करते हैं, तो वहां पे हम लोग इस साइन जिसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यह साइन देखने में कैसा होता है? इस तरह से होता है, जैसे देखो पूर्ण विराम लगाया, उसके नीचे डॉट, उसके नीचे एक बिंदी। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग विस्मय आदि बोधक चिन्ह। और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये जैसे हम लोग अपने भाव है उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारे भाव है, जो हमारे इमोशन है, जो फीलिंग है, जैसे हम लोग एकदम से हैरान हो गए, ठीक है, हम एकदम से दुखी हो गए, हम एकदम से खुश हो गए। ठीक है, जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारी फीलिंग होती है, हमारे इमोशन होते हैं, उसको प्रकट करने के लिए हम लोग विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे हम मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, उदाहरण के लिए जैसे आप किसी से टकरा गए मान लो, ठीक है, तो जो एकदम से मतलब जो उसमें उदाहरण दिया गया वो इस तरह से कि क्यों रे, क्या तू अंधा है, इस तरह से। जैसे एकदम से किसी से टकरा गए, आपको थोड़ा ज्यादा धक्का लग गया, तो आप लोग ऐसे ही बोलोगे। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, जैसे कि काश मेरा भी कोई भाई होता, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, वहां पे हम लोग विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब हम लोग अपनी जो दुख है, अपनी खुशी है, उसको हम प्रकट करते हैं। ओके, सिंपल। तो ये जो हमारा विराम चिन्ह है वो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन से जुड़ा है, हमारे भाव से जुड़ा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा विराम चिन्ह है वो हमारे पास है
उद्धरण चिन्ह। अब ये उद्धरण चिन्ह क्या होता है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो उद्धरण चिन्ह, यहाँ पे देखो इस तरह से ये कॉमास लगाए गए हैं, बट ये एक कॉमा नहीं है, ये दो दो कॉमास है। ठीक है, इसको आप इस तरह समझो कि हम लोग लिखते हैं 66 और दूसरी तरफ लिखते हैं 99। सिंपल है याद करने के लिए। ठीक है, 66 उसका उल्टा 99। ठीक है, अब ये जो उद्धरण चिन्ह है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। अब ये इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं और इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं? जब हम लोग किसी पुस्तक के बारे में बात करते हैं, किसी लेखक के बारे में बात करते हैं और उनके द्वारा जो कहे गए वाक्य होते हैं, अगर हमें वो ज्यों के त्यों कि जैसे उन्होंने कहे वैसे ही हमें वो लिखने हो, तो वहां पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमास यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ आया? बहुत सारे जो स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे बीएड वाले स्टूडेंट ही है, हम लोग जब डेफिनेशन लिखते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी मनोवैज्ञानिक की, तो अगर हमें उसकी जो डेफिनेशन है वो पूरी की पूरी वैसी ही लिखनी हो जैसे उन्होंने कही है, तो हमें वहां पे इन्वर्टेड कॉमास यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। ओके, तो जो हमारा ये उद्धरण चिन्ह होता है जिसे हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं कि जब हमें किसी कवि, किसी लेखक, किसी पुस्तक में से अगर हमें कोई जो परिभाषा है या कोई वाक्य है जो उनके द्वारा कही गई बात है, उसे अगर हमें ज्यों का त्यों ही पूरा का पूरा लिखना हो, तो हम वहां पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें जो उदाहरण दिया है देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अब इन्वर्टेड कॉमर्स, पहले कॉमा लगा फिर इन्वर्टेड कॉमर्स लगे, कि तुम मुझे रक्त दो, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, एक वाक्य ये था, तथा यह समाचार पंजाब केसरी में छपा था। अब जो पंजाब केसरी है उसको भी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया है। ओके, तो जब हम लोग, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, किसी किताब की बात करते हैं, किसी लेखक की बात करते हैं, किसी कवि की बात करते हैं और उनके द्वारा जो कही गई बातें होती है उनके बारे में बात करते हैं, तो हम उसको ज्यों का त्यों अगर लिखते हैं तो वहां पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सिंपल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 8वां विराम चिन्ह है वो हमारे पास है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह यानी ब्रैकेट्स। ओके, तो कोष्टक चिन्ह यानी ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट सभी को पता है ब्रैकेट किस तरह की होती है। तो जो ये ब्रैकेट होती है इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? जब किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में किसी विशेष पद, ठीक है, किसी विशेष टर्म को हमने डिफाइन करना होता है, उसके बारे में बताना होता है, तो वहां पे हम लोग जो ये कोष्टक चिन्ह है, जो ब्रैकेट है, उसका प्रयोग करते हैं। सिंपल है। जैसे कई बार कोई टर्म्स ऐसी होती है जो हमें बतानी होती है, जैसे वो उसका जो मीनिंग है वो हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में दिया है और हमें वो हिंदी में बताना है, तो भी हम वहां पे उसका प्रयोग करते हैं। या हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन से उसको रिलेट करना है तो वहां पे भी हम उसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए कि हमारा जो तिरंगा है वो 3 रंगों से मिलकर बना है, ठीक है, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। अब जो तिरंगा है, तिरंगा के साथ हम लोग ब्रैकेट में भारतीय ध्वज भी लिख सकते हैं, या हम इस तरह कर सकते हैं कि हमारा जो भारतीय ध्वज है वो 3 रंगों से मिलकर बना है, तो ब्रैकेट में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि भारतीय ध्वज के साथ तिरंगा भी लिख सकते हैं, कि हमारा जो इंडियन फ्लैग है, जो हमारा भारतीय ध्वज है, वो हमारा 3 रंगों से मिलकर बना है। ठीक है, तो जब हम लोग किसी विशेष पद को दर्शाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो वहां पे हम लोग ब्रैकेट यानी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला विराम चिन्ह है वो है विवरण चिन्ह। अब ये विवरण चिन्ह क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो विवरण चिन्ह क्या होता है, इस तरह से हम लोग 2 डॉट लगाते हैं, 2 बिंदी लगाते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ डिस्क्रिप्शन। जब हम लोग किसी पद या किसी टर्म की जब व्याख्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग अगर संज्ञा के बारे में बता रहे हैं तो पहले हम लोग लिखेंगे संज्ञा और इस तरह से 2 साइन लगाएंगे, ठीक है, 2 ये डॉट लगाएंगे। उसके बाद हम लोग संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे कि किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मान लो आपने लिखना सर्वनाम, तो आपने 2 डॉट लगाने, आगे सर्वनाम की परिभाषा। आपने लिखना है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण की परिभाषा। हिंदी वर्णमाला, तो इस तरह से आपने 2 डॉट लगाने और हिंदी वर्णमाला के बारे में लिखना। ठीक है, तो जो हमारा आखिरी हमारा विराम चिन्ह है वो है संबोधन चिन्ह। तो जो हमारा संबोधन चिन्ह है और जो हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह है वो दोनों एक ही जैसे हैं।
ठीक है। तो संबोधन चिन्ह पता लग रहा है, जब हम लोग किसी को बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो वहां पे हम लोग संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए, हे भगवान हमारी रक्षा करो। ठीक है। तो इसमें जो व्यक्ति है वो भगवान से अपनी प्रार्थना कर रहा है कि हमारी रक्षा करो। ठीक है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वहां पे हम लोग संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो जो ये संबोधन चिन्ह है वो देखने में जो हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह है उसी की तरह होता है। ठीक है, कि पूर्ण विराम और उसके नीचे डॉट लगाते हैं। ओके, तो यही थे हमारे विराम चिन्ह और इनका प्रयोग हम किस तरह करते हैं। तो एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। पूर्ण विराम, और देखने में ये एक लाइन की तरह होता है। अर्ध विराम, इसमें एक डॉट और एक तिरछी रेखा होती है। अल्प विराम, ये इस तरह से होता है। योजक चिन्ह, ये माइनस का साइन होता है, घटाव का निशान होता है। प्रश्न चिन्ह एक दराटी की तरह दिखाई देता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह पूर्ण विराम और नीचे डॉट। उद्धरण चिन्ह 66 और 99। ठीक है, समझाने के लिए। कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट, विवरण चिन्ह 2 डॉट, संबोधन चिन्ह पूर्ण विराम और डॉट। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा, हमने जाना कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, और इन सभी विराम चिन्ह का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। ओके, तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी नई जानकारी मिली है, कुछ सीखने को मिला है, सबसे पहले आपने वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।